जय हिंद 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों। मैं दिनकर भोसले आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ईमानदार लड़का इस पाठ का स्पष्टीकरण करने का छोटा सा प्रयास यहाँ करता हूं। शायद आपको पसंद आए। ईमानदार लड़का इस पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। रचनाकार का परिचय। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 को हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी 11 अप्रैल 2009 को। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव मीरपुर में हुआ था। आपने हिंदी में प्रभाकर व हिंदी भूषण की उपाधि के साथ ही संस्कृत में प्रज्ञा और अंग्रेजी में बीए की डिग्री प्राप्त की थी। आप पर महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांतों का गहरा असर पड़ा। स्वतंत्रता संघर्ष के महासागर में आपकी लेखनी आज़ादी के लिए सतत संघर्षरत रही। आपने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंगदान करने की इच्छा व्यक्त की थी। अतः आपके निधन के बाद आपका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि आपके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सौंप दिया गया। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण, भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो ऐसे ये जाने माने लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचनाएं, उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कहानी संग्रह लिखे हैं, आत्मकथा लिखी है। उनकी जीवनी आवारा मसीहा नाम से प्रसिद्ध हुई है। उनके यात्रा वृत्तांत भी है, ज्योतिपुंज हिमालय और जमुना गंगा के नहर में। उन्होंने जो नाटक लिखे हैं उनके नाम देखेंगे हम। हत्या के बाद, नवप्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं, टूटे परिवेश। तो इन्हीं नाटकों में से यह एक नाटक है ईमानदार लड़का। पाठ परिचय। विष्णु प्रभाकर जी की लिखी हुई यह एक एकांकी है। यह एक मूल्याधिष्ठित पाठ है। नेकी, ईमानदारी, इन मूल्यों का उदात्तीकरण करने का प्रयास इस पाठ में किया गया है। साथ ही राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभक्ति के संस्कार यह पाठ देता है। एकांकी होने के कारण इसमें 3 दृश्य है। पहला दृश्य क्या है देखेंगे। बसंत एक 12 वर्षीय गरीब शरणार्थी लड़का है। शरणार्थी लोग हम किसे कहते हैं? कभी कभी कोई नैसर्गिक आपत्ति आ जाती है, मानव निर्मित आपत्ति आ जाती है। नैसर्गिक आपत्ति यानी जलजला, तूफान। मानव निर्मित आपत्ति यानी दंगा, दुर्घटना कोई। तो ऐसे आपत्तियों में लोग मर जाते हैं। कुछ लोग विस्थापित होते हैं, मतलब उनके घर टूटते हैं, बेघर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार या कोई सेवाभावी संस्थाएं मदद करती हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं शरणार्थी। तो बसंत एक ऐसा ही शरणार्थी लड़का है। वह दिन भर बाजार में छोटी छोटी चीज़ें बेचकर अपना तथा अपने छोटे भाई प्रताप का पेट भरता है। शरणार्थी होने के कारण भिखू अहीर नामक एक भले इंसान ने उन्हें अपने घर पनाह दी है, आश्रय दिया है। अहीर यानी जो लोग गाय का, भैंस का दूध दोहते हैं और बेचते हैं, उन्हें अहीर कहते हैं। तो भिखू नाम के अहीर के घर में वे दोनों रहते हैं। वे दोनों भिखू के साथ अहीर टोले में रहते हैं, अहीरों की बस्ती में रहते हैं। एक दिन बसंत रोज की तरह बाजार में अपनी चीज़ें बेच रहा था। लोगों का ध्यान खींचने के लिए वह छलनी ले लो, पटन ले लो, दियासलाई ले लो, ऐसे पुकार रहा था। लेकिन उसकी एक भी चीज़ बिक नहीं रही थी। छलनी चाय छानने के लिए या आटा छानने के लिए हम अलग 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 प्रकार की छलनियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी ही छलनी यह बसंत बेच रहा था। दियासलाई, मैच बॉक्स। तो उसी समय वहाँ से हाथ में सामान लिए एक खद्दरधारी व्यक्ति जा रहा था। खद्दरधारी खादी का वस्त्र पहने हुए। वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर थे। बसंत ने उन्हें देखा तो वह उनके पीछे पीछे भागने लगा। उन्हें अपनी चीज़ें खरीदने के लिए आग्रह करने लगा। कहने लगा, सवेरे से एक भी चीज़ बिकी नहीं है, कुछ तो लीजिए। उसके आग्रह से तंग आकर राजकिशोर जी उसे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस पैसे ले लो और समझ लो कि मैंने छलनी खरीदी है। इस पर बसंत जवाब देता है कि नहीं साहब, नहीं, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप छलनी ले लें। बसंत की इस बात का पंडित राजकिशोर पर बड़ा असर होता है। असर, परिणाम होता है उन पर।
वे सहसा अपनी जेब टटोल कर देखते हैं। टटोलना उंगलियों से या हाथ से किसी चीज़ को ढूंढना। तो उनके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। वे उसे 1 रुपये का नोट देकर कहते हैं कि बचे हुए पैसे मुझे कल दे देना या मेरे घर ले आना, मैं किशनगंज में ही रहता हूँ। बसंत उन्हें कहता है, नहीं साहब, आप रुकिए, मैं अभी जाकर भुना लाता हूँ। भुना किसी नोट को छोटे छोटे सिक्कों में बदलवाना। बसंत की बात पर भरोसा कर वे उसे 1 रुपये का नोट दे देते हैं। बसंत की राह देखने वाले पंडित राजकिशोर को उनके एक जान पहचान वाले कृष्ण कुमार मिलते हैं। उनसे बातचीत के दौरान वे पंडित जी को कहते हैं कि अजी, बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे ही लड़के मिलते हैं। उनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। अपनी गरीबी का प्रदर्शन करते हैं और लोगों को फंसाते हैं। पंडित जी को यह बात ठीक नहीं लगती। वे कहते हैं कि ठगने की क्या बात है, 1 रुपया ही तो है। इस पर कृष्ण कुमार पंडित जी को ताना मारते हैं। कहते हैं कि श्रीमान, एक एक करके ही अनेक होते हैं, पर आपको क्या, आप मजदूरों के सेवक हैं। इस पर पंडित राजकिशोर कहते हैं कि पर वो लड़का मुझे भला लगा था, अच्छा लगा था। इस पर कृष्ण कुमार, भले न बने तो उनके जाल में फंसे कौन, ऐसा कहते हैं और जय हिंद कहकर चले जाते हैं। पंडित राजकिशोर 15-20 मिनट राह देखकर घर चले जाते हैं। अब दृश्य क्रमांक 2, इसमें क्या होता है देखेंगे। इसमें बसंत का छोटा भाई प्रताप किशनगंज में जाकर पंडित राजकिशोर का मकान ढूंढता है। उन्हें उनके मकान के सामने खड़ा होकर जोर से पुकारता है। उन्हें उनके 14 आने वापस देता है। उनके पूछने पर वह बताता है कि बसंत भुना लाकर लौटते समय मोटर के नीचे आया है। मोटर उसके ऊपर से निकलने के कारण उसके दोनों पैर कुचल गए हैं, मोटर के नीचे रौंद गए हैं, मसल गए हैं। उसका सामान, पैसे सब बिखर कर वह बेहोश हो गया। होश आने पर उसने सबसे पहले आपके बचे हुए 14 आने लौटाने मुझे यहाँ भेजा है। प्रताप से यह सारी बातें जानकर पंडित राजकिशोर उसे उनके माँ बाप के बारे में पूछते हैं। प्रताप रोकर कहता है कि वे दंगे में मारे गए हैं और वे दोनों भाई शरणार्थी बनकर भिखू अहिर के घर में अहिर टोले में रहते हैं। यह सब जानने के बाद राजकिशोर जी प्रताप के साथ उसे देखने चले जाते हैं। अपने किसी आदमी को डॉक्टर वर्मा को अहिर टोले में लाने कहते हैं। अब दृश्य क्रमांक 3, इसमें क्या है। इधर भीखू के घर के ओसारे में फूस के ढेर पर बसंत लेटा है। फूस के यानी सूखी घास के ढेर पर बसंत लेटा हुआ है और दर्द से कराह रहा है। जब हमें कोई शारीरिक पीड़ा होती है तो हम हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे कराहना कहते हैं। तो बसंत पैर के दर्द के कारण कराह रहा है। भिखू ने उसे हल्दी डालकर दूध पिलाया है और वह उसे प्यार से डांट रहा है। कहता है कि आजकल के छोकरे हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ना, बहुत तेज़ी से चलना। इतने बड़े बाजार में मोटर, टांगे, साइकिल सब कुछ है, तू देखकर नहीं चल सकता था क्या। इतने में प्रताप के साथ राजकिशोर जी वहाँ पहुँचते हैं। डॉक्टर भी पहुँच जाते हैं। बसंत की हालत देखकर उसे अस्पताल ले जाने का फैसला करते हैं। डॉक्टर साहब से चर्चा करते हुए पंडित राजकिशोर जी कहते हैं कि डॉक्टर साहब, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। दुर्लभ यानी अत्यंत मिलने में अत्यंत कठिन, ऐसा गुण है। यह ईमानदार है। भिखू अहिर भी इसी बात पर जोर देते हुए कहता है कि आप ठीक कहते हैं, लड़का खरा सोना है, लड़का सच्चा है, तभी मैंने इन्हें अपने घर रखा है। दोनों भाई बाजार में मेहनत करके कमाते हैं, बड़े ईमानदार हैं। ईमानदार की आखिर सुनी ही जाती है। बसंत सबको कृतज्ञता से देखता है। बसंत सबकी ओर देख रहा है। डॉक्टर वर्मा को देख रहा है, पंडित राजकिशोर को देख रहा है, भिखू अहिर को देख रहा है। इन सभी लोगों ने मुझ पर जो उपकार किए हुए हैं, उनके उपकार का वह स्मरण कर रहा है, कृतज्ञता से उन्हें वह देख रहा है। और यहीं पर यह एकांकी समाप्त हो जाती है। तो इस पाठ में जो शब्दार्थ, समान अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द, विशेषण रूप और भाववाचक रूप आए हुए हैं, उन्हें आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। और यहाँ कुछ शब्द युग्म है जिसका वाक्यों में प्रयोग किया हुआ है, हम पढ़ेंगे। आने जाने,
कोरोना के प्रभाव के कारण लोगों को कहीं आने जाने को नहीं मिलता। जैसे तैसे मोहन को रोजगार न मिलने के कारण जैसे तैसे उसके दिन गुजर रहे थे। लेन देन का सारा व्यवहार पिताजी ने माँ पर सौंपा है। उसके बाद मुहावरे। खरा सोना होना, ईमानदार या सच्चा होना। गांव के लोग कहते हैं मेरे बड़े भाई साहब खरा सोना है। असर होना, प्रभाव होना। कबीर के उपदेशों का तत्कालीन समाज में बड़ा असर हुआ था। पाठ पढ़ना, सबक सीखना। कोविड-19 की बीमारी ने सबको सामाजिक अंतर रखने का नया पाठ पढ़ाया है। हवा में उड़ना, तेजी से चलना। कॉलेज के लड़के मानो हमेशा हवा में उड़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।